सियालकोट की एक गली जिसमें बचपन के ख्वाब गली डंडा और करकट के बेट के बीच पलते थे। वहां रहने वाला नौजवान रफीक अहमद शायद अन लाखों पाकिस्तानियों में से एक था जो रोज एक अखबार की खबर पढ़कर दल ही दल में खोद से कहता, इटली में मजदूरी के रेट अच्छे हैं, बस एक बार नकल जाओ फिर पीछे मुड़कर न देखना पड़े। गा रफीक के वालिद एक लोहार थे जिनकी हथौड़े की मार जमाने के थपेड़ों जैसी थी। मां एक घरेलू महिला जो हर रोज दुआएं देती थीं कि बेटे को रिज़्क़ हलाल मिले। रफीक ने 10वीं जमात के बाद तालीम छोड़ दी क्योंकि गरीबी ने उससे किताब का रिश्ता छीन लिया था। उसके दोस्तों में कई ऐसे थे जो यूनान के रास्ते इटली पहुंच चुके थे और तस्वीरों में खूबसूरत सड़कें, भूमध्य सागर के तट और कीमती गाड़ियां दिखाते थे। रफीक ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया, मैं भी जाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। उसने मां के कंगन, बाप की बाइक और अपनी छोटी बहन के दहेज की चीजें बेचकर 8 लाख रुपए इकट्ठे किए और एक एजेंट के हवाले कर दिए जिसने वादा किया कि वह उसे लीबिया से इटली का रास्ता निकालेगा। बाप ने सिर्फ इतना कहा, बेटा अगर इज्जत बचा लाया तो समझना हम सब कुछ पा गए। रफीक की आंखों में समुद्र के उस पार का सपना और दिल में मां की दुआ थी। कराची से वह इस्तांबुल और फिर लीबिया पहुंचा। लीबिया में जमीन की बजाय रेत थी, मकान की जगह टूटी हुई छतें और इंसानों की जगह माफिया। एक कैंप में उसके साथ बंगाली, अफगानी, शामी और दूसरे पाकिस्तानी थे। सबकी आंखों में एक ही ख्वाब, बॉर्डर क्रॉस हो जाए और हम इटली की हवा में सांस लें। मगर उस हवा तक पहुंचने से पहले रफीक को 27 दिन रेगिस्तानी कैंप में गुजारने पड़े। पानी कम, खाना बदबूदार और गार्ड्स बेरहम। कई बार उसने सुना कि नौजवानों को बेच दिया जाता है और औरतों की इज्जतें बाजार नीलाम होती। एक रात कैंप में गोली चलने की आवाज आई और रफीकर के बराबर में सोने वाला नौजवान जख्मी हो गया। रफीकर ने उसने अपने घाव पर अपना कुर्ता फाड़कर बांधा और पहली बार परदेस के कड़वे स्वाद को महसूस किया। आखिरकार वह दिन आ गया जब तस्करों ने उन्हें रबर बोट में बिठाया। 57 लोगों को एक छोटी सी नाव में ठूंस दिया गया। भूमध्य सागर की लहरें शोर मचा रही थीं। रात काली थी और नाव के हर हिचकोले पर किसी न किसी की चीख निकलती। समुद्र में 16 घंटे गुजरने के बाद जब प्यास गले में रेत की तरह उतर चुकी थी और कई बेहोश लोग थे, एक इतालवी तटरक्षक नाव दिखाई दी। यूरोप की धरती पर पहला कदम एक उद्धारकर्ता की तरह लगा। लेकिन फिर पता चला कि यह यात्रा समाप्त नहीं हुई है, बस एक नई परीक्षा की शुरुआत है। इटली में रफीक को रिफ्यूजी कैंप में रखा गया। वहां खाने को बेहतर रोटी मिली, लेकिन इज्जत नहीं। इतालवी भाषा न आने के कारण उसे हर बात पर ताना सुनना पड़ा। पाकिस्तान वापस जाओ, तुम हमारे देश का बोझ हो। वह चुप रहता क्योंकि वह जानता था कि यहां बोलने से ज्यादा काम करने वालों की कद्र है। उसने सफाई का काम किया, रेस्तरां के बर्तन धोए, सब्जी मंडी में बोरियों का बोझ उठाया और रात को पार्क में सोया। कई बार उसे पुलिस ने सिर्फ रंग और मुल्क की वजह से पकड़कर 2 दिन बंद रखा, मगर उसके अंदर की आग थमी नहीं, का नाम नहीं लेती थी। एक दिन उसे एक पाकिस्तानी बुजुर्ग हाजी इकबाल मिले जो 25 साल से रोम के नजदीक एक छोटा सा खेत चला रहे थे। हाजी साहब ने उसे अपने साथ रखा, खाना दिया और काम सिखाया। उन्होंने कहा, बेटा इटली में पैर जमाने के लिए जबान सीखो और झुककर जिंदगी गुजारो, फिर आसमान भी झुक जाता है। रफीक ने उनसे इतालवी भाषा सीखना शुरू किया। उसे हर रोज 2 शब्द याद करने की आदत पड़ गई, लवोरो काम, फमिग्लिया परिवार, रिस्पेटो सम्मान, पाजिएंजा धैर्य। वे शब्द थे जो उसकी शख्सियत में उतरते चले गए। 3 साल बाद रफीक ने दस्तावेज हासिल किए। अब वह कानूनी मजदूर था। उसने पैसे जोड़कर एक पुराना मोबाइल खरीदा और पहली बार मां को वीडियो कॉल की। मां ने जब उसे इटली की जमीन पर खड़ा देखा तो सजदे में गिर गई।
बाप ने आंखों में आंसू लिए सिर्फ इतना कहा, बेटा, हमने तुझे बेच तो दिया था, मगर तू हमें खरीद कर वापस ले आया। दोस्त ने जल्द ही एक छोटे से रेस्तरां में काम शुरू किया, जहां वह इतालवी खाने के साथ साथ पाकिस्तानी बिरयानी बनाना भी सिखाता था। उसकी ईमानदारी, समय की पाबंदी और नरम बात करने के तरीके ने मालिकों को प्रभावित किया। 1 साल बाद उसे पार्ट टाइम शेफ बना दिया गया। अब वह खुद तनख्वाह बांटने वालों में शामिल था। उसने हर महीने गांव पैसे भेजना शुरू किए, बहन की शादी धूमधाम से की, मां का इलाज कराया और बाप के लिए नया मकान बनवाया। मगर उसके दिल में एक खालीपन बाकी था, वतन जो हर ख्वाब के आखिर में नुमुदार होता। दोस्त आज भी रोम में रहता है, लेकिन उसने अपनी कमाई से गांव में एक मुफ्त खाना सेंटर बनवाया है। उसका उसूल है, जिसने परदेश में भूखा सोना सीखा हो, वह अपने देश में किसी को भूखा नहीं सोने देगा।